हेलो बच्चों। तो एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला सेशन लेके आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सेशन जो है वो रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप जो भी सवाल आप सॉल्व करने की कोशिश करना चाहें तो आप पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा छोटा ही इसको अपन रिकॉर्ड करेंगे सो दैट आपको सॉल्व करने का भी टाइम मिल जाए। डन। तो देखो, एरिया के ही सवाल हैं मोस्टली इसके अंदर भी। ठीक है, और आगे जो अगले जो दो सेशंस हैं उसमें अपन लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ले लेंगे। अगर कुछ प्रैक्टिस शीट में अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो वो आप मेरे को कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, तो अपन लोग उन वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड आगे की जो वो हैं सेशंस, जो दो सेशंस हैं उनके अंदर अपन लोग उन्हें इंक्लूड कर लेंगे। अदरवाइज काफ़ी अच्छे सवाल ऑलरेडी पीवाईक्यूज़ के अंदर एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन के पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उन्हीं को ही इंक्लूड कर लिया है सेशंस में। डन। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। आप चाहें तो पॉज करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ सो दैट आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे। ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है, 2023 का सवाल है। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए, जो कि एक नेचुरल नंबर है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया बच्चों, जिसका डोमेन बताया गया है 0 से 1, क्लोज 0 से 1 में, और टू r एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। और उस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, 0 से लेके 1/2n तक, 1/2n से 3/4n तक, 3/4n से 1/n तक। ठीक है, ये बढ़ रहा है ना, ये 1/n अगर आप हटा दो तो ये हाफ तक गया, हाफ से 3/4, इधर से 1/n हटा दो तो 3/4 से 1। लेकिन ये है सब 1 से छोटे क्योंकि n 2 से बड़ा है ना। फिर 1/n से लेके 1 तक एक लास्ट जो है वो भी डिफाइन किया गया फंक्शन। आप इसकी फोटो बनाएंगे ना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन समझो ही मत। मेरे को एक बार क्वेश्चन देख के बड़ा ही अजीब सा लगा, यार ये कैसा सवाल है यार। लेकिन जब आप इसकी फोटो बनाओगे ना, आपको मतलब बनाने वाले ऑथर पे एकदम से ना, मतलब इनफाइनाइट प्यार बरस जाएगा। यार क्या सोचा है भाई, गजब। आप एक चलो कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले 0 से 1/2n है। अब मान लो कहीं पे भी 1/2n मान लो, किसी भी जगह पे, मैं कह रहा हूं किसी भी जगह पे 1/2n मान लो। अब इसको ध्यान से देखो, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ -2n²। ठीक है, आप इसमें 0 रख लो भाई, स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए ना तेरे को। x की जगह 0 रख ले तो ये बन जाएगा n। भाई n कहीं होगा यहाँ पे, जहां भी हो, आई डोंट नो। अब 1/2n रख ले x की जगह तो ये बन जाएगा 0। यानी यहां से लेके एक स्ट्रेट लाइन यहां 0 तक चली जाएगी, मान रहे हो। फिर 1/2n से 3/4n, 1/2n से 3/4n, 3/4n पकड़ लो कहीं पे। ठीक है ना। अब 1/2n से 3/4n, ये एक लाइन है जिसका स्लोप 4n² है, पॉजिटिव स्लोप है ना। चलो, आप तो 1/2n रखो 0, यानी यहीं से चालू होगा। 3/4n रख लो भाई, 3/4n रख लो, 3/4n, ये 2n से गया, 3/2 -1, यानी हाफ, हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा n। नाइस। फिर से वापस n तक गया बच्चों, फिर से वापस n तक गई ये लाइन। ठीक है, अब 3/4n से मान लो 1/n, मान लो 1/n। अब 3/4n से 1/n, 3/4n डालो इसके अंदर, 3/4n डालो, 1 - 3/4, 1/4, 4 4 कैंसिल n, यानी इसी पॉइंट से फिर से चालू होगा। और फिर 1/n डालो इसके अंदर तो 0। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। वैसे देखो, इक्वालिटी दोनों जगह पे अगर यूज करी गई है, अगर असली सवाल में भी इक्वालिटी दोनों जगह यूज करी गई थी तो जाहिर सी बात है फंक्शन कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जहां आप छोड़ोगे वहीं से चालू हो। अब 1/n पे जो अगली डेफिनेशन दी गई होगी वो भी 0 ही दे रही होगी। यहाँ पे x की जगह 1/n डालोगे 0 ही मिलेगा। ये ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है सर? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, तभी आप दोनों जगह पे पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर x की जगह 1 डालते हो यहाँ पे तो ये n-1 कैंसिल n, यानी ये भी वापस n तक गया। देखो कितना सुंदर एक झोंपड़ी टाइप
झोंपड़ी टाइप आकार का मेरा फंक्शन बन गया है। अब ये बोल रहा है भाई साहब, इफ एन इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इज इक्वल टू कर्व्स एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 के बीच में, y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सेस इनसे बाउंडेड, एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 4, यानी ये जो टोटल एरिया है ये जो टोटल एरिया है इसका टोटल एरिया अगर 4 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बतानी। अच्छा, इस फोटो को देख के पहले तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए क्या है। बिल्कुल सिंपली आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देनी चाहिए, दैट इज n। n से ऊपर तो ये कभी गया ही नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, करेक्ट। तो जिस दिन n की वैल्यू आ गई मेरा काम हो जाएगा। n की वैल्यू के लिए इसने एक रिजल्ट दे रखा है कि इसका टोटल एरिया जो है वो 4 दे रखा, 4 है ना, 4 है। अब इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही बात। आप शांति से एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लो बस। इसका बेस देखो, इसका बेस कितना है 1/2n। हाइट सारे ट्रायंगल्स की n है, हाइट जो है वो तो सारे ट्रायंगल्स की n है। 3 ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वापस से राइट एंगल, इनका एरिया का सम निकाल लो बस, ठीक है। जब सबकी हाइट n है तो सारे बेस जोड़ दूं एक साथ ही, सारे बेस ही जोड़ दो एक साथ ही, सारे बेस ही एक साथ जोड़ दो। अरे मेरे भाई, तुम हाफ बेस इंटू एन करोगे, हाफ बेस इंटू एन करोगे, और हाफ बेस इंटू एन करोगे, यही तो करोगे। तो हाफ और एन तो कॉमन ले लो, और बेस इसका 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 जोड़ के 1 नहीं आ जाएगा? तो तुम्हारा एरिया सीधा सीधा हाफ इंटू 1 इंटू एन आ गया। अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट लग तो सही रहा है भाई। इसको बेस को मान लें b1, इस बेस को मान लें b2। देखो मैंने पहली बार किया ये है ना, मेरी जो बचपन वाली जो 9-10 वाली ज्योमेट्री है ना, उसके साथ इतना खेला कूदा नहीं हूँ मैं भी तुम्हारे तेरे रट के पास हुआ भाई। समझने का काम तो अपन ने जब तब से स्टार्ट किया, जब से अपन ने जेई की तैयारी स्टार्ट की, तब मास्टर भी ऐसे मिले जो समझाने वाले थे, तो इसलिए अभी अपन भी कोशिश ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लग तो सही रही है बात तो, कि हाफ बेस, ये फिगर मैंने सही बनाया क्या? हाँ, फिगर भी सही बनाया। हाफ बेस 1 इंटू एन, फिर बेस 2 इंटू एन, और बेस 3 इंटू एन। इसमें बेस 1 बेस 2 बेस 3 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा यार। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट एन, ये किसके बराबर है भाई? ये किसके बराबर है? 4 के। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? एन की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 8 आ गई, सही है। अदरवाइज मैं कैसे करता भाई? मैं तो बोलता इसका बेस जो है, देखो अदरवाइज मैं सारे ट्रायंगल के अलग अलग निकालता, वो भी करके देख ही लेते हैं ना। मेरे को थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस हो रहा है, पता नहीं क्यों। इस वाले बेस का ये जो इतू सा ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस 1/n और 1/2n, इसका बेस कितना हो जाएगा बच्चों? इसका बेस कितना हो गया? 1/2n हो गया क्या? 1/2n हो गया क्या? 1/2n, 1/2n, और हाइट कितनी हो गई भाई? 1/n। तो 1/2n इंटू एन, सॉरी, प्लस हाफ, इसका बेस कितना हो गया भाई? 1 - 1/n, यानी n - 1/n,
और हाइट कितनी हो गई वापस से n, ये सब तो हो गए देखो कैंसिल, इज इक्वल्स टू आ गया 4, राइट, सही है ना। अब देख भाई देख, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इज हाफ, है ना, 1/4 प्लस 1/4 इज हाफ, तो हाफ माइनस हाफ n इज इक्वल टू 8, सही है आंसर। वैसे ही कर दिया हमने, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f और g, ओके, इफ अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन मॉड x 3/4 के बीच में और y जो है वो मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक भाई। इसको बना लें पहले तो, ये तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड 5/12 पे, 5/12 पे से इंफिनिटी। जी एक्स देखो, जी एक्स जीरो पे वैल्यू बताई जा रही है 2, जीरो पे वैल्यू बताई जा रही है 2, मान लो यहाँ पे है ना, और 3/4 पे वैल्यू बताई जा रही है 0, 3/4 पे वैल्यू बताई जा रही है 0, और क्योंकि सिमेट्रिक है इवन है इसलिए -3/4 पे भी 0 होगी। अच्छा सुनो, इसके बाद में वैल्यू हमेशा 0 है तो ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। रीज़न, मेरे को सिर्फ -3/4 से, मुझे सिर्फ -3/4 से +3/4 के बीच में देखना है, उसके बाहर क्या हो रहा है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब y देख, y क्या है, 0 से यानी x एक्सिस से, x एक्सिस से इसके नीचे रहना चाहिए। अब मिनिमम, अगर f और g का मिनिमम चाहिए तो मिनिमम मतलब होता है बच्चों नीचे वाला, तो इस वाले पोर्शन को कट कर दो, ये है मिनिमम ऑफ f और g, मिनिमम ऑफ f और g ये है, f और g ये समझ में आना चाहिए। अब y क्या है, 0 से लेके यहां तक यानी इसके बीच में, ठीक है, तो इसके बीच में मतलब एरिया समझ में आया आपको, कौन से वाले की बात हो रही है, एरिया की, इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है। क्या ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ये भी इवन फंक्शन है ये भी इवन फंक्शन, क्या इधर वाला एरिया इधर वाले एरिया के बराबर होगा, हाँ सर, परफेक्ट, ठीक। किसी एक साइड का एरिया निकाल के डबल कर दूंगा तो आंसर आना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल आना चाहिए। तो किसी एक ही साइड का एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है, किसी एक ही साइड का एरिया निकालेंगे और मेरे को वैल्यू बतानी है 9 अल्फा की। अगर अपॉन में 9 आ गया या 9 का सब मल्टीपल आ गया तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो 9 से कट जाएगा और इंटीजर टाइप हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, 2022 का सवाल है, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है। इसका एरिया निकालना है तो इसके लिए पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की तैयारी करो भाई। x² प्लस 5/12 को सॉल्व कर लेते हैं इस वाली लाइन के साथ, है ना, तो विद अ पॉजिटिव, तो 2 माइनस 8x/3, अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बन जाएगा ये 12x² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 32x, ठीक है क्या, ये बन गया बच्चों 12x² प्लस 32x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब इसके फैक्टर करने थे मेरे को, तो इसके फैक्टर करने के लिए मैंने क्या किया, इसके फैक्टर करने के लिए देखिए भाई 19 और 12, इसके फैक्टर करो 2 और 6, 19 टू 38 और 6, 38 और 6 का डिफरेंस 32 क्रिएट हो सकता है, 38 और 6, है ना, तो माइनस का 6x प्लस 38x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, 12x²।
एक एक्स तो नेगेटिव का आएगा, है ना, वो तो ये लाइन अगर सीधी जाती तो इसको इधर और काटती, है ना। दूसरा एक एक्स आ रहा है मेरे को जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक एक्स की वैल्यू आ रही है हाफ, और मुझे लगता है मेरे काम वाला वही है, मेरे काम भर का तो एक्स बराबर हाफ वाला ही है। आप भी समझ रहे होंगे इस बात को, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि एक्स बराबर हाफ वाला अपने काम का है। ये वाला पॉइंट आ गया भैया हाफ। तो एक काम करते हैं, जीरो से लेके हाफ तक, जीरो से लेके हाफ तक, तो इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर देते हैं। जीरो से लेके हाफ तक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 को इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस हाफ से वन के बीच में, हाफ से वन के बीच में, नॉट वन, 3/4, मुझे वन दिखा, हाफ से 3/4 तक इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इसका बेस तो हो जाएगा 1/4, है ना, और हाइट की जहां तक बात है तो हाफ को इसमें रख देते हैं। हाफ को अगर इसमें रख देते हैं तो ये बन जाएगा 1 - 2/3, यानी 1/3 यानी 2/3। तो इसकी हाइट आ जाएगी इस ट्राइंगल की 2/3। तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो 1/3 1/4, ये बन गया 1/12। इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 1/12, तो 1/12 ही जोड़ दो सीधा सीधा, समझ रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x³/3, तो 1/3 इंटू 1/8 प्लस 5/12 इंटू 1/2 प्लस 1/12। ठीक है, ये बन गया बच्चों 24, तो आ गया एलसीएम। ठीक है, 24 तो आ गया एलसीएम, 1 + 5 + 2, तो ये हो जाएगा भाई 8/24। नाउ 8/24 इज नथिंग बट 1/3। अगर अल्फा की वैल्यू 1/3 है, ये एरिया बताया जा रहा है 1/3, ध्यान दो, सुनो सुनो, अल्फा नहीं है 1/3, इसका डबल करना पड़ेगा पहले। अगर इसका डबल करेंगे तो अल्फा आ गया बेटा 2/3, और 9 अल्फा आ गया इंटू 9 यानी 6। 6 शुड बी द माई इंटीजर आंसर टाइप। 6 मेरा आंसर है भाई, करेक्ट है। कहाँ से कहाँ बोला था, माइनस अल्फा से अल्फा, -3/4 से हाँ पूरा -3/4, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखना था, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो 6 मेरा इस सवाल का जवाब होना चाहिए, जो कि 2022 में पूछा गया था। एक फार्मर है भाई जिसके पास लैंड बताई गई, आप किसी भी टाइम पे पॉज करके सवाल को करिए, ठीक है, मेरे को याद रहेगा जितना मैं सवाल के साइड में हो जाऊंगा उतनी बार, ठीक है, सो दैट आप पूरे सवाल को देख पाएं। एक फार्मर है F1 नाम का, उसके पास लैंड है और ट्रायंगुलर शेप की लैंड, भाई साहब गजब, समझ रहे हैं आप, ट्रायंगुलर शेप की लैंड, और उसके जो कॉर्नर है विद वर्टाइसेस एट पंजाब which is origin, Qatar which is a very beautiful point 1,1, and Rajasthan which is 2,0। क्या लगता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल टाइप का हो जाएगा ये, तो है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। फ्रॉम दिस लैंड अ नेबरिंग फार्मर F2, ये तो F1 नाम का फार्मर है, इसके पड़ोस में, अब नाउ देयर आर 3 पड़ोसेस, PQ वाली साइड, QR वाली साइड और PR वाली साइड, 3 पड़ोसी है ना। नेबरिंग फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन, ओहो ठीक है, एंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है भाई इसका पड़ोसी, है ना, विच लाइज बिटवीन द साइड्स PQ, ओके, इस वाली साइड के अलॉन्ग है, एंड अ कर्व ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n का जो कर्व है, n 1 से बड़े के लिए वो नीचू की साइड से जाता है क्वाड्रेटिक की तरह, क्योंकि 0 से 1 के बीच के जो नंबर होते हैं, 0 से 1 के बीच के जो नंबर होते हैं, इनको इनकी पावर बढ़ाने पे ये नंबर छोटे होते जाते हैं, तो ये कर्व नीचे रह जाता है, तो ये नीचे रह गया, तो ये जब नीचे रहेगा और n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे और नीचे होता जाएगा,
तो उसका एंक्रोचमेंट बढ़ता जाएगा। किसका? पड़ोसी वाले फार्मर का। तो पड़ोसी वाला फार्मर यहाँ से ऐसे घुसने की कोशिश कर रहा है एक्स की पावर एन की तरीके से, है ना। अब इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे बाय द फार्मर F2 इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। भाई देखो, जहां तक ट्राइंगल PQR के एरिया की बात है, तो ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना तो बहुत आसान है, हाफ बेस इनटू हाइट विच इज 1। बताया जा रहा है कि जो एनक्रोचमेंट कर रहा था जो F2 वाला, वो 30% उसके एरिया में घुस गया, तो 30% एरिया खा गया 1 में से, तो 1 का 30% हो गया 0.3। तो बताया जा रहा है कि 0.3 एरिया खा चुका है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर इस ट्राइंगल इसको, इस पॉइंट को M मान लें, तो ये जो PQM ट्राइंगल है इसका तो एरिया हाफ हो गया, 1 इस पूरे का था, तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा विच इज 0.5। 0.3 एक आ गया, तो 0.2 ये बचा। ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा आपको? ये एरिया 0.2 बचेगा। अच्छा भाई, अब टेकन अवे, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, अगर ये वाला एरिया जो उसने एनक्रोच कर लिया है, अगर ये इस एरिया की वैल्यू 0.3 है, तो इस एरिया की वैल्यू 0.2 है, यानी 0 से 1 तक अगर x रेज टू द पावर n को इंटीग्रेट किया जाए, तो ये वाला एरिया आएगा नीचे वाला, और ये जो एरिया इसकी वैल्यू है 0.2, 0.2 मतलब 2/10, 2/10 मतलब 1/5। जो दूरदर्शी वाली नजरें रखते हैं उनको तो n इज 4 दिख जाता है, क्योंकि जोन सी पावर यहाँ चढ़ी होती है उसका 1/n+1 ही इसका इंटीग्रेशन होता है। इसका इंटीग्रेशन करके जब आप लिमिट लगाओगे तो 1/n+1 ही आएगा, और अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हुई? 4। बिल्कुल सिंपल एकदम। 2018 में मैं तो कह रहा हूँ फ्री के नंबर थे, ऑलमोस्ट फ्री के नंबर थे। 1989 में द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 4 एट 1, सुनो सुनो सुनो, 1, पे 1, पे आपको टेंजेंट बनानी है, 1, पे आपको टेंजेंट बनानी है, नॉर्मल भी बनाना है। ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस and the normal and the tangent to the circle. वन कॉमा रूट थ्री पर 1, पर टेंजेंट, नॉर्मल, the area of the triangle by the positive x axis and the normal and the tangent to the circle। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बस इतना ही सवाल है। अब देखो, ये तो हो गई रेडियस विच इज 2, है ना, विच इज 2। और रही बात इस वाले एंगल की, तो ये 60 डिग्री है। क्यों है 60 डिग्री? क्योंकि ये √3 है और ये 1 है, तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री है। अच्छा, ये 90 होता ही है ना सर्कल के अंदर। तो अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, ये 2 है, तो इसको 2√3 मान सकते हैं। सोच के देखिए। और हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट इस ट्राइंगल का एरिया हो गया विच इज 2√3 स्क्वायर यूनिट। ये इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, है ना। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आया करते थे पुराने ज़माने में, तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आया होगा। जैसे ये वाला सवाल है, ये बहुत फेमस सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको पढ़ते ही ये बना पाने के लिए सक्षम होंगे। ये x + y = 1 है, ये x - y = 1 है, ये -x - y = 1 है,
और ये x माइनस वाई, सॉरी इसमें y नेगेटिव है ना, ये x माइनस वाई इज इक्व टू 1 है, ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्व टू 1 है। ठीक है, तो भाई साहब ये बनता है ना, x और y को एक एक बारी बारी से पॉजिटिव नेगेटिव करते रहो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये 1 1 1 1 है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। रोम्बस का एरिया होता है d1 d2 डिवाइडेड बाय 4, बट ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है ना। तो अगर ये स्क्वायर है, ये पर्टिकुलरली स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है तो फिर तो डी स्क्वायर बाय 4 भी हो सकता था, हाफ डी स्क्वायर होता। काहे दिमाग लगा रहे हो भाई, इसका एरिया हो जाएगा 1/2, इसका एरिया भी हो जाएगा 1/2, इसका एरिया 1/2, 1/2, 4 टाइम्स 1/2 यानी 2 इज द आंसर। भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कभी, अगर फॉर्मूला भूल जाओ, है ना। वैसे तो खैर हाफ d1 d2 होता है, तो हाफ डी स्क्वायर होना चाहिए था, सही बोल रहा था मैं। तो हाफ डी स्क्वायर, इसकी डायगोनल कितने हो गए 2 2, तो डी स्क्वायर कितना हो गया 4, 4/2, 2 आंसर सही है। ये थोड़ा घिस्सू टाइप का सवाल है, 2020 में आया, कोरोना काल का सवाल है ना। ये थोड़ा सा घिस्सू टाइप का, हल्का सा, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, हल्का सा घिस्सू टाइप का है। लेट द फंक्शंस f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r एंड g इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय f ऑफ x जो है वो e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस मॉड x माइनस 1 है ना। तो वो जो मॉड जो है, देखो बच्चों, जो मॉड है वो कहाँ डिफाइन होगा सर 1 पे, ठीक है। चलिए, अगर 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 1 से छोटे की बात करें तो ये मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 ही बनेगा, और ये e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1, ये तो कट गया। यानी मैं बोल रहा हूँ 1 के लेफ्ट में तो ये परमानेंट 0 है, ठीक है, और 1 के राइट में ये मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा तो ये बन जाएगा fx जो है वो बन जाएगा e की पावर x माइनस 1, है ना, माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1। सो दिस इज लाइक t माइनस 1/t। अब t माइनस 1/t का ग्राफ अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से जानते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत अगर अच्छे से जानते हो, 1 पे एक बार इसकी वैल्यू देख लीजिए, 0 ही है। t माइनस 1/t का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, t माइनस 1/t का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो इसका ग्राफ भी हम लोग ऐसे भेज देते हैं, इस तरीके का लगभग ग्राफ जाएगा। ये थोड़े थोड़े फीचर्स होते हैं जो पता हो, देखो मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, है ना। मुझे कर्व स्केचिंग में कोई बिल्कुल, मतलब एरिया अंडर द कर्व में बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, रफली इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए। हो सकता है आगे जाके कोई टर्न वर्न कर जाए, आई डोंट नो, है ना। मैंने डिफरेंशिएशन नहीं करा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। कुछ दिक्कत आएगी तब सोचेंगे, अभी काहे के लिए परेशान हो, है ना। दूसरा जो ग्राफ है ये बोल रहा है भाई साहब e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 बाय 2, है ना। तो ये ग्राफ जो होता है ये भी t प्लस 1/t का ग्राफ है, और ये x इज इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये ग्राफ x इज इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और 1 पे इसकी वैल्यू बताई जा रही है, 1 पे इसकी वैल्यू बताई जा रही है 1। ये इस तरीके से निकल के जाएगा। हिमाशा तेरे को कैसे पता कि ये छू रहा है? नहीं, मेरे को नहीं पता कि ये छू रहा है, रुको जरा सब्र करो। मैंने डिसाइड किया इन दोनों को सॉल्व करने का, भाई वो तो करना ही पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस करके देखते हैं ना, दिस इज इक्वल टू दिस कर दो भाई। तो 2 टाइम्स e रेज टू द पावर x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स e रेज टू द पावर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस x माइनस 1, ठीक है ना। ये इधर जाके इसको 2 माइनस 1 को बंद कर देगा, ये इधर आके इसको 3 कर देगा, ठीक है बच्चों। इसको नीचे भेज दो भैया, अगर इसको नीचे भेज दोगे
तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो e की पावर 2x माइनस 2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 3, है ना, इज इक्वल्स टू 3। तो ये बन गया बच्चों, ये बन गया बच्चों, इस 2 को अगर यहाँ से 1 कर दो तो ये √3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस ln √3, 1 प्लस ln √3। अच्छा a की वैल्यू आई, तो a की वैल्यू आई तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि टच करके जा रहा है, मान लेते हैं। देखो मुझे भी नहीं पता है ना, आंसर जब नहीं आएगा, कोई मैच नहीं करेगा तब सोचेंगे, अगर मैच कर गया तो हम तो उसी को टिक कर देते हैं भाई। ठीक है क्या, बोल भाई बोल। ओकेज ओकेज ओकेज, ये मैंने रफली इनके ग्राफ बनाए। अब ये चाहता क्या है वो देखते हैं। देन द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स। ये तो एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, राइट, सही बोल रहा हूँ, हाँ। एंड x इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, then the area of the region in the first quadrant bounded by the curves x is equals to 0 मतलब y axis, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ तो भाई देखो भाई, देवियों और सज्जनों, मेरे हिसाब से मेरे से ये एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको मौका देता हूं, आप पॉज करके एक बार इस एरिया को निकालने की कोशिश करिए जरा। हाँ भाई, करेक्ट रहे भाई। देखो एक काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं कि 0 से 1 तक नहीं, 0 से 1 तक क्यों, 0 से 1 तक क्यों, 0 से 1 प्लस ln √3 तक ही इंटीग्रेट कर देते हैं इस ऊपर वाले को, और 1 से लेके 1 प्लस ln √3 तक इस नीचू वाले को इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। काम बनना चाहिए, क्या बोलते हो, सही है। पता नहीं मेरा मन ऐसा कर रहा है कि साला x-1 को t मान लो, चलो बाद में मान लेंगे, कोई बात नहीं, अरे बाद में मान लेंगे, घर की बात है, लिमिट भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। चलो तो साहब आ जाओ भाई, 0 से 1 प्लस ln √3 तक मैंने इंटीग्रेट करा ऊपर वाले को। ना ऊपर वाला इज दिस e रेज टू द पावर x-1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय 2 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से 1 प्लस ln √3 तक नीचे वाला। नाउ नीचे वाला इज दिस 1 के आगे e रेज टू द पावर x-1 माइनस ऑफ e रेज टू द पावर माइनस x-1 dx। समझ रहे हो, अगर मैं x-1 को अगर मैं x-1 को t मान लेता हूं, सपोज अगर मैंने x-1 को t मान लिया तो dx तो dt में चला जाएगा, और dx dt में चला जाएगा तो लोअर लिमिट बन जाएगी -1, अपर लिमिट से 1 गायब हो जाएगा, है ना। इनकी जगह आ जाएगा t, इसकी जगह पे आ जाएगा t, dx की जगह आ जाएगा dt। समझ लो यार, समझ लो, है ना। -1 से ln √3 डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, e की पावर t का इंटीग्रेशन, जगह दो, e की पावर हाफ तो बाहर ले लो, हाफ बाहर ले लो, e की पावर t का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर t, e की पावर -t का इंटीग्रेशन हो जाएगा -e की पावर -t, और लिमिट लगा दो -1 से ln √3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए साहब। माइनस पता नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि अपना आंसर इनमें से कोई आएगा, ऐसी फीलिंग मुझे क्यों नहीं आ रही है। जब ln √3 रखेंगे, अच्छा √3 आ जाएगा, सही है, आ सकता है। हाँ जी, इधर भी x-1 को t मान लेते हैं,
तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी बच्चा ln√3। ठीक है ना, 0 से ln√3। ओके, e की पावर t और इस बार हो जाएगा बीच में प्लस e की पावर -t लिमिट 0 से ln√3। डन डन डन। चलिए जी, जगह निकालनी पड़ती है यार छोटी छोटी, ऐसा ही आप लोगों को पेपर में भी करना चाहिए कोशिश जगह निकालने की। देखो भाई, ln√3 रख रहा हूँ, ln√3 रखा तो ये बन गया √3 -1/e माइनस इसमें रखो, इसमें रखोगे तो ये बन जाएगा बेटा 1/√3। ठीक है ना, 1/√3 और -e, फिर माइनस, इधर आ जाओ, ln√3 √3 -1 प्लस 1/√3 -1। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देख भाई देख, √3 - 1/√3 इज 2/√3 माइनस e की पावर -1 प्लस e। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर लेते हैं। माइनस तो बाहर रहेगा, ये बन जाएगा बच्चा 4/√3 और -1 इज -2। ठीक है, अब ये प्लस का 4/√3 और माइनस का 4/√3 ये तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, √3 तो कट ही गए। ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो 1/√3 है और ये -4/√3 है। 1/√3 -4/√3 -3/√3 -3/√3 मतलब हो गया -√3, है ना, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये प्लस 2 -√3 वाला काम तो हो गया मेरा, 2 -√3 वाला काम तो हो गया, यानी बीडी में से आंसर नहीं है, एसी में से आंसर है। ये तो समझ में आ गया ना, दिख ही गया। अच्छा बाकी देखो भाई, बाकी देखो जरा, बाकी देखो, प्लस हाफ ऑफ e -1/e प्लस हाफ ऑफ e -1/e प्लस हाफ ऑफ e -1/e। आगरा मेरे को बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है भाई, ये तो प्लस हो गया, सॉरी हो गया, आगरा इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, देखो इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऑप्शन मैच कर जाता है ना, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, या तो हमने बिल्कुल सही किया है, या जो ऑथर ने मिस्टेक करी वही मिस्टेक हमने करी, तो इतना तो बनता है यार, हैं, इस पे तो नंबर मिलने चाहिए। क्यों, द एरिया ऑफ द रीजन XY लेसर देन इक्वल्स टू 8, XY लेसर देन इज इक्वल्स टू 8। मैं इनको पता है कैसे पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इन्हें y लेस देन इक्वल्स टू 8/x, अगर x पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो, अगर x पॉजिटिव मान के, भैया इसका तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, है ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ब्यूटी वर्सेस ब्रेन, इसकी नीचू वाला पोर्शन है y लेस देन इक्वल्स टू 8/x। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, इधर देख ले, इसको ऑराइजन रख ले भाई, ये ग्राफ बनाओगे इसका, इसमें ऑराइजन रख लो, ऑराइजन इसे सेटिस्फाई कर रहा है 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, सेंसिबल बात है, यानी ऑराइजन कंटेनिंग रीजन, तो इसके बीच में जो रीजन है ये वाला, ये पूरा, एंड दूसरा इज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू x², y 1 से बड़ा बराबर x² से छोटा बराबर, तो दूसरा ग्राफ बनाना है भाई साहब x² का, तो x² का ग्राफ तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन, 8/x को x² के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो 2 पे इनकी वैल्यू है 4, इन दोनों की, और y जो है वो 1 से बड़ा बताया गया है, y जो है वो 1 से बड़ा बताया गया है, तो y इज इक्वल्स टू 1 की लाइन बना लो भाई, 1 से बड़ा x² से छोटा,
और इस वाइट वाले यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इस साइड। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपको इस रीजन की बात करी गई है, इस रीजन की बात करी गई। अब y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कहाँ काटेगा, तो भाई साहब 8 पे काटेगा। x की वैल्यू जब 8 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। समझ रहे हैं, सिंपल है। तो भाई देखो सीधी सी बात ये है, एक काम क्यों नहीं करते, 1 इधर कहाँ काट रहा है, इधर तो 1 पे ही काटेगा। इस वाले एक्स स्क्वायर को तो 1 पे ही काटेगा, 1 पे 1 होगा, ठीक है ना। ओके भाई साहब, ये जो नीचू रेक्टेंगल बन रहा है ना, इसका बेस तो हो गया 7 और हाइट हो गई 1, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 7। एक काम करते हैं, 1 से 2 तक एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं और 2 से लेके 8 तक 8 बाय एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इनको इंटीग्रेट करके 7 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया जो है वो मिल जाएगा। ये समझ में आना चाहिए आपको, है ना। 1 से लेके 2 तक तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देता हूँ, प्लस 2 से लेके 8 तक 8 बाय एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर देता हूँ, और इसमें से इस रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया यदि सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, है ना। चलो करके देखते हैं भाई। 1/3 एक्स क्यूब मतलब 8 माइनस 1 विच इज 7 प्लस 8 बाहर ln x मतलब ln 8 माइनस ln 2 यानी ln 4 -7 ये बन गया बच्चों, ln 2 में चाहिए ना इसे, तो ये बन जाएगा 16 ln 2 माइनस 14/3 माइनस 14/3। कैलकाटा शुड बी द आंसर। कैलकुलेशन बिल्कुल भी भयानक नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है ना, लग भी रहा होगा आपको। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, आई मस्ट से दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, वेरी इंटरेस्टिंग। y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। हाँ, अंडर रूट मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। सुनो भाई बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। -3 पे मॉड x प्लस 3 तो ऐसा बन जाता सीधा सीधा, उसका अंडर रूट ले लिया है, तो अंडर रूट लेने का मतलब होता है पैराबोला बन गया, पैराबोला, है ना। तो इधर की साइड का पैराबोला ऐसा, अब चूंकि ये तो सिमेट्रिक बनता मॉड x प्लस 3, तो इसका अंडर रूट भी सिमेट्रिक बनेगा, तो इधर की साइड का पैराबोला ऐसे, ठीक है। तो ये तो ग्राफ हो गया भाई, ये तो ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर मॉड x प्लस 3 का ग्राफ। मॉड x प्लस 3 का ऐसे v टाइप बनता, उसका अंडर रूट ले लोगे तो वो पैराबोला बन जाता है। देखो एक बात समझो, y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होता है ऐसा फॉर पॉजिटिव x, है ना। रूट चढ़ा देते हो तो वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बन जाता है, पैराबोला बन जाता है तुरंत प्रभाव से, ठीक है। रूट चढ़ाए तो वैसे ही इधर बना है, ठीक है। चलो हाँ भाई, दूसरी लाइन, दूसरा क्या बनाना है, y इज लेसर देन और इक्वल्स टू x प्लस 9/5 एंड लेसर देन इज इक्वल्स टू 3, मतलब 3 इसकी मैक्स वैल्यू है y की। तो x प्लस 9/5 से छोटा है y, तो पहले y इज इक्वल्स टू x प्लस 9/5, x प्लस 9/5 तो बना है, y इज इक्वल्स टू x। तो ओरिजिन पे वैल्यू है इसकी, ओरिजिन पे वैल्यू है इसकी 9/5, 9/5 मतलब हो गया 1.8 सही बोल रहा हो ना। और ओरिजिन पे वैल्यू कितनी है इसकी 1/8, सॉरी 1.8, और इसकी ओरिजिन पे वैल्यू होगी √3, √3 मतलब होता है 1.732,
1.732, तो ये ज़्यादा है, 1.8 है, तो ये तो ऊपर से निकलेगी लाइन, ये लाइन तो ऊपर से निकलेगी, सही बोल रहा हूँ ना? बट इसका स्लोप बहुत कम है ना, ये आगे कहीं काटेगी इसे, इधर भी कहीं काटेगी, क्योंकि यहाँ -9 पे जाके 0 बनेगी, ठीक है। एक मिनट, 3, इसकी वैल्यू 3 कब होगी? x बराबर 6 पे, x बराबर 6 पे इसकी वैल्यू जाके बनेगी 3, और ये भी कितना बन रहा है? 3, यानी वहाँ पे या तो इंटरसेक्शन होगा या फिर टचिंग होगी। मान लो हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये टचिंग है कि कटिंग है, x बराबर 6 पे, एक मिनट, यहाँ ले लेते हैं, ये कितना था? 1.8, बहुत ऊपर ले लिया अपन ने यार, चलो कोई बात नहीं। अब 3 यहाँ ले लेते हैं, इसको 6 बोल देते हैं। ये तो ग्राफ ही वापस बनाना पड़ेगा यार, ग्राफ ही वापस बनाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, अगर हमने फ़ोटो अच्छे से नहीं बनाई तो ना सारी मेहनत ख़राब हो जाती है हमारी, जैसे अभी हुई है ना। अब -3 को थोड़ा पास ले लेते हैं, पैराबोला को थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू बताई जा रही है √3, इसके ऊपर उस लाइन की निकलेगी, यहाँ मान लेते हैं 3, 6, यहाँ से लाइन गई, टच कर लिया मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए, यहाँ -9 पे जाके 0 हो गई, ठीक है। अब बोल क्या रहा है? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसके तो ऊपर रहना चाहिए, इसके नीचे रहना चाहिए, और जाना सिर्फ 3 तक ही है मैक्स, है ना। ये वाला एरिया पूछ रहा है ये मेरे से, ये वाला एरिया मेरे से ये निकलवाना चाह रहा है, समझ रहे हैं? ये वाला एरिया ये मेरे से निकलवाना चाह रहा है। इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? मैं सिर्फ इतनी आपको चीज़ें बता देता हूँ, है ना, फिर आप ट्राई करिएगा। इस वाले के लिए x + 9/5, जो कि ये लाइन है ना, जो कि ये लाइन है, इसको इस वाले कर्व के साथ, अब इस कर्व की इक्वेशन क्या है देखो, √ के अंदर -(x - 3). अब इसको देख के घबराना नहीं है, जो है सो है, x अगर -3 से छोटा है तो ये नेगेटिव खुलेगा मॉड, तो ये इस कर्व की इक्वेशन है। आप दोनों साइड स्क्वायर करिए, 2 आंसर आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि नीचे वाले को भी ये ऐसे उधर जाके इंटरसेक्ट करेगी। बट जो x की वैल्यू आपको यहाँ सेट दिख रही हो -9 और -3 के बीच में, वो वाली आपको लेनी है, वो वाली आपको लेनी है, समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ से लेके -3 तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। मेरे को लगता है शायद -6 आंसर आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। -6 इसमें रख के देख लेते हैं, तो -6 रखने पे ये कितना दे रहा है भाई? नहीं दे रहा है। -4 रखने पे देखो एक बार, -4 रखने पे सेट हो रहा है क्या? 9 - 4 5/5 1 -4, बहुत बढ़िया, तो -4 आएगा भाई। वो तो आप सॉल्व करके भी निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने तो अभी तो तुक्का बैठा दिया, वैसे ही मजाक मजाक मैंने तुक्का बैठा दिया है ना, अरे मजाक मजाक मैंने तुक्का बैठा दिया भाई। तो भैया ये हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको पहले से ही पता है, -3 से 6 तक, -3 से 6 तक इसको इंटीग्रेट करोगे √x + 3 को, √x + 3 को इंटीग्रेट करोगे, -4 से -3 तक इसे इंटीग्रेट करोगे, तो ये वाले एरिया और ये वाले एरिया आ जाएंगे। फिर एक काम करते हैं, ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर ये दोनों टुनचुकड़ू एरिया जो हैं वो अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो काम हो जाएगा? बोलो हाँ सर, होना तो चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं एक बार, चलो ट्राई करते हैं। मैं कह रहा हूँ -4 से -3 तक मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ √(x - 3 dx) को, √(x - 3 dx) को, ये वाला, ठीक है ना। ओके,
चलो प्लस -3 से लेके 6 तक अंडर रूट x + 3 dx। ठीक है, अब देख यार, एक काम कर लेते हैं, इस पूरे को -x - 3 को t मान लेते हैं। dx किस में चला जाएगा? -dt में। लोअर लिमिट 1 बनेगी, उसको ऊपर लिख देंगे। अपर लिमिट 0 बनेगी, उसको नीचे लिख देंगे इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए। और ये बन जाएगा तेरा √t dt। सिंपल है ना। इसमें काम करते हैं, x + 3 को t मान लेते हैं। x + 3 को t स्क्वायर नहीं मान रहा, t मान रहा हूं अभी, है ना। माइनस प्लस का लफड़ा ज्यादा नहीं पाल रहा। dx जो है वो सिंपली dt में चला जाएगा, सॉरी u मान लेते हैं। dx जो है वो du में चला जाएगा, प्लस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 9। बोल भाई सही है। और ये बन जाएगा बेटा √u du, है ना। 0 से 1 √t का इंटीग्रेशन 2/3 t की पावर 3/2 लिमिट 0 से 1 प्लस u की पावर 3/2 लिमिट 0 से 9। ये हो जाएगा 1 9 की पावर 3/2 यानी 27 इंटू 2/3 कितना हो गया बेटा? 56 डिवाइडेड बाय 3। 56 डिवाइडेड बाय 3 में आंसर भी है। ठीक है, अब क्या करूं? इस ट्रेपेजियम के एरिया में से इस एरिया को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। इसकी हाइट तो तुम्हें दिखाई दे रही है 3 है, इसकी हाइट अभी हमने निकाली 1 है। -4 रखोगे दोनों साइड तो 1 मिलेगा। तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, ये तो हो गई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 10 दिख रही है क्या? 10 -56/3, ये बन गया बच्चों 2 बन गया क्या? 20 60 -56 4/3 ऑप्शन में है क्या? 4/3 ऑप्शन में। मैं क्या कह रहा हूं आपको, इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऑप्शन में अपना आंसर दिख रहा है ना, तो भाई सही किया है हमने सही किया है, बोल रहा हूं मैं आपको। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया सवाल था, आई मस्ट से बहुत बढ़िया सवाल है ये। 2011 का फ्री के नंबर देखो, कई बार क्या लड्डू आ जाता है एकदम बिल्कुल। आप हर साल का पेपर देखोगे, मैं कह रहा हूं 4-5 सवाल ऐसे होते हैं हर साल। 4-5 साल, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, जेई मेन की, हर साल 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो हर कोई बच्चा कर सकता है अगर वो सिलेबस पढ़ के गया है, क्वेश्चन सॉल्व करके गया है, थ्योरी पढ़ी है, 2-4-5-10 ग्राम कॉन्सेप्ट अगर उसे आते हैं। मैं कह रहा हूं 4-5 सवाल हर बार ऐसे होते हैं कि हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। उसमें से एक सवाल आपके सामने ये रहा। सन 2011 में इसने बोला, भाई साहब मैंने एक फंक्शन -1 से 2 में डिफाइन किया, ये तो उसका डोमेन है और ये उसका कोडोमेन है। कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी यानी वो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है। तो जो भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी वही एरिया भी देगा। ये कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे जो अभी हमने बात करी। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सच दैट f(x) और f(1 - x) की वैल्यू सेम बताई गई है पूरे x बिलोंग्स टू, मतलब पूरे डोमेन के लिए। अब एक R1 है जो ये बोला गया है। मैं कह रहा हूं इस R1 में अगर आप किंग लगा दो, तो किंग लगाने पे सम ऑफ लोअर अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 1। x को रिप्लेस कर दो 1 - x से। किंग बोलता है कि इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मानते हो? क्वेश्चन कह रहा है कि ये f(x) के बराबर है। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 2R1 बराबर 2R1 बराबर -1 से 2 f(x) dx आ जाएगा।
और R2 बोला गया है आर द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू -1, एक्स इक्वल्स टू 2। यही तो है वो, क्योंकि एफ एक्स तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो जो -1 से 2 में उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वही एरिया बाउंडेड बाय कर्व होगा विच इज गिवन इन R2 क्वेश्चन के अंदर। ये R2 दिया, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी वाले सवाल को एरिया के साथ क्लब कर दिया। अब एरिया का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा छोटा सा पता है कि एक नॉन नेगेटिव फंक्शन के लिए जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होती है वही एरिया की वैल्यू होती है, सेम होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको खट से समझ में आ जाता है, अरे ये तो R2 है, तो R2 किसके बराबर हुआ, 2R1 के। सिंपल, कैलकाटा आंसर। फ्री में नंबर मिले, मैं कह रहा हूँ फ्री में, 3 नंबर 4 नंबर जितने का भी है फ्री के नंबर। इफ द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू बी डिवाइड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड टचिंग एक्स एक्सिस एट 1, इसको 1 पकड़ लो, y इज इक्वल्स टू 0 यानी एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल्स टू 0, ये वाला पोर्शन, इस एरिया की बात हो रही है ना। इसको x इज इक्वल्स टू बी जो है वो डिवाइड कर रहा है एरिया इनक्लोज्ड इनटू 2 पार्ट्स, R1 एंड R2। अच्छा, तो B जो है ना, B सुनो तो, B यहां कहीं है, इसने 2 हिस्से बनाए, एक एरिया R1 एक एरिया R2, सच दैट R1 माइनस R2 इज 1/4, 1/4, देन B इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं इसने बोला 0 से लेके B तक का जो इंटीग्रेशन, R1 बड़ा है ना, 0 से लेके B तक का जो इंटीग्रेशन है x माइनस 1 के होल स्क्वायर का, और सर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात है भाई, माइनस B से लेके 1 तक जो x माइनस 1 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये 1/4 दे रखी है। इसको सॉल्व करके B निकालना है, इसको सॉल्व करके B निकालना है, ठीक है। चलिए, x माइनस 1 का होल क्यूब बाय 3 यानी B माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब बाय 3 इधर भी आएगा, है ना, तो 1 रखोगे तो 0 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 यहाँ से मिलेगा इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है ना। देख भाई देख, देख भाई देख, जमाना है रंगीन, ये 3 ले जाओ, इस 1 को भेज दो -1/4, 2 टाइम्स b माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू -1/4, ये 2 हटेगा तो ये 1/8 बन जाएगा, तो b माइनस 1 आ जाएगा -1/2। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है, b इज इक्वल्स टू आ गया हाफ। सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपने सही लगाया तो b की वैल्यू कितनी प्यारी से, कोई कैलकुलेशन भी इतनी सुगली नहीं है। जेई एडवांस में जनरली कैलकुलेशन गंदी नहीं आती है ना, आप भी बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे, सामान्यतः गंदी कैलकुलेशन नहीं होती। ये सवाल देखो 2005 का क्या बोल रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी बनाया हमने, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, x इक्वल्स टू 1 पे टच करता हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम पैराबोला, -1 पे टच करता हुआ, सिमेट्रिक, है ना, और 0 पे दोनों की वैल्यू 1, और तीसरी लाइन है y इज इक्वल्स टू 1/4, तो y इज इक्वल्स टू 1/4 ऐसे कहीं से निकल के जा रही होगी, ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, है ना।
ये वाला एरिया चाहिए। तो यार ये 1/4 कब होगा? साफ लग रहा है, बिल्कुल क्लियर कट हाफ पे होगा। 3/2 पे भी होगा, लेकिन हाफ पे मेरा काम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हाफ है, मान रहे हो? हाफ रख के देख लो, 1/4 मिल रहा है। तो 0 से लेके अगर हाफ तक इंटीग्रेट कर दिया जाए x-1 के होल स्क्वायर dx को, है ना, और इस रेक्टेंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए विच इज 1/8, हाफ इंटू 1/4, और इसको डबल कर दिया जाए, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए। दूसरी साइड का भी तो लेना है। सही कर रहा हूं मेरे हिसाब से, है ना? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन करो भाई, बाय 3 x-1 का होल क्यूब। x-1 का होल क्यूब, उसमें हाफ रखोगे तो हाफ -1 माइनस हाफ का होल क्यूब विच इज -1/8, माइनस 0 रखोगे तो 0 -1 -1 का क्यूब -1, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? -1/8 तो एज इट इज ही रहेगा। 1 - 1/8, 1 - 1/8 कितना? 7/8, 7/24, 7/24 माइनस 3/24, 4/24, 1/6 इंटू 2 इज 1/3। 1/3 मेरा आंसर है अगर ऑप्शन में दिया है तो। 1/3 स्क्वायर यूनिट, बहुत बढ़िया है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने सही से पढ़ाई करी है और आप सही से क्वेश्चन सॉल्व करो तो आंसर डेफिनेटली आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इस सवाल में एक रिजल्ट याद करने को बोला गया है। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार आप इसे देखिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। इन दो पैराबोलास को अगर मैं बनाऊंगा तो एक मछली सी ये लोग एनक्लोज करते हैं। ये जो मछली है, इस मछली का एरिया होता है 16a इंटू बी डिवाइडेड बाई 3। इस मछली का एरिया। यहां पे जो सवाल मेरे को दिया गया है बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप इनको सॉल्व करोगे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एरिया आ जाएगा। इस मैजेंटा वाले को इंटीग्रेट कर दो और इस येलो वाले को इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 16ab/3 मिल जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से, बिल्कुल भी दर्द नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a(y) और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a(x). ये मान लो थोड़ी देर के लिए 4b की जगह लिखा है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए 4b की जगह लिखा है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए 4a की जगह लिखा है। आपका आंसर था 16ab यानी 4a इंटू 4b। तो इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज 1/a² डिवाइडेड बाय 3। ये कह रहा है इसका एरिया तो 1 आना चाहिए था। तो यहां से तुम्हें खटाक से एकदम से a² की वैल्यू 1/3 मिल गई, तो a की वैल्यू 1/√3 दिख गई क्या? दिख गई क्या? बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे, कोई इंटीग्रेशन बिना करे, आप डायरेक्ट इसका सवाल आंसर लगा सकते थे, बशर्ते, क्या कहा मैंने, बशर्ते यू नो द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, कुछ 2-4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं एरिया अंडर द कर्व में, जिसमें से एक ये वाला था 16ab/3। अगर मेरे को याद है तो मैं बहुत तेजी से इसके जवाब पे पहुंच सकता हूं, नहीं तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं शुरू में ही बोल चुका हूं वीडियो के, सिंस इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो जब भी आपकी इच्छा हो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला एक सवाल है जिसे मैं बहुत ही अच्छा सवाल मानता हूँ, बहुत ही बढ़िया सवाल मानता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग आज ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। ये क्या बोल रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू b। ठीक है,
कोई तो कर्व है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू b, है ना, x एक्सिस और y इज इक्वल टू एफ एक्स के बीच में जो एरिया बाउंड किया गया है वो ये दिया गया है। तो f ऑफ x पूछ रहा है। तो देखो 1 से b तक जो फंक्शन है उसे इंटीग्रेट किया गया तो ये मिला। आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये जो एरिया दिया गया है ये एरिया एक वेरिएबल क्वांटिटी है ये दिया गया है, और इसमें वेरिएबल कौन है, b है, b बॉम्बे इज द वेरिएबल। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं इसको दोनों साइड b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो लेफ्ट साइड में तो लीबनीज लगानी पड़ेगी f ऑफ b, और राइट साइड में लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, b माइनस 1 एज इट इज कॉस 3b प्लस 4, 3b प्लस 4 का 3 प्लस साइन ऑफ 3b प्लस 4 और b माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। यही आपका फंक्शन है। आप b की जगह x रख दो, अरे b की जगह x रख दो भाई, आपको सीधे सीधे कैलकाटा आंसर मिल गया। 2 लाइन का ही सवाल है, लेकिन फिर वही वाली बात है, कॉन्सेप्ट वाली बात है। कुछ और सवाल 2-4 इसमें छोड़े हैं मैंने, ट्राई करिएगा। जैसा मैंने बोला नेक्स्ट सेशन जो होगा, अगला सेशन जो होगा कल सेम टाइम सेम प्लेस, उसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ PYQs लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस शीट में दिक्कत आती है वो क्वेश्चन कमेंट में आप भेज दीजिए। ठीक है, तो 4th जो सेशन होगा, जो लास्ट सेशन है एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर अपन लोग वाले सवाल ले लेंगे, क्योंकि इनके काफ़ी अच्छे सवाल जो हैं वो ऑलरेडी PYQs में पूछे जा चुके हैं। इसलिए जो रनिंग सेशन है उसमें अपन लोग PYQ ही डिस्कस कर रहे होंगे। डन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। लगे रहो बच्चों, सेकंड अटेम्प्ट जो है अप्रैल वाला वो आने वाला है। बाय बाय रहेगा।